हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजन विथ राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। द स्फीयर स्टार्ट हो गया है। इसमें हमने मिसलेनियस क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आज हमने क्वेश्चन 6 लिख दिया है, क्वेश्चन 7 भी लिख दिया करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन लिख करके ही उसका सोल्यूशन आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग थोड़ा कमेंट कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? So that the centers of all section, so that the क्या लिखा है? So that the centers of all section of the sphere x square plus y square plus z square equal a square by the plane through a point alpha beta gamma lies on the sphere। पहले बताइए, पहले देखिए 3D में क्या होता है ना। अगर क्वेश्चन आप समझ लिए तो जान लीजिए 50% क्वेश्चन आपने कर लिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्फीयर है, एक क्या है? स्फीयर, ठीक है ना। इस प्लेन से एक कोई प्लेन है। अब देखिए कोई स्फीयर है, मान लीजिए, है ना, कोई स्फीयर है। अब इसको प्लेन से कट करो। जब प्लेन से कट करोगे तो कई सेक्शन मिलेंगे, है ना। कई सेक्शन मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? बताइए। कोई एक तरबूज ले लीजिए, कोई स्फीयर ले लीजिए और उसको प्लेन से कट करते जाओ तो जो सेक्शन मिलेगा तो कई सेक्शन मिलेंगे। तो कह रहा है सेंटर्स ऑफ ऑल सेक्शन, जो सेक्शन मिल रहे हैं उन सबका जो सेंटर है हमें प्रूव करना है कि इस वाली स्फीयर पर क्या करती है? लाई करता है। यानी कि सारे सेक्शन का जो सेंटर है और उसका जो लोकस होगा उन सेंटरों को फ्री हैंड मिला दीजिए तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? स्फीयर। यानी कि वो सारे सेंटर इस स्फीयर पर क्या करेगा? लाई करेगा। कहने का मतलब ये है, कोई एक स्फीयर है, प्लेन से कट करते जाओ तो जो सेक्शन मिलेगा उन सभी का जो सेंटर है हमें प्रूव करना है कि इस वाले स्फीयर पर लाई करता है। अभी तो समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना अगर समझ में आ गया तो बस कुछ नहीं करना है, देखिए तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है, लेट x1 y1 z1 be the center of one section of the sphere x square plus y square plus z square equal a square। यानी कि हमें इसका लोकस निकालना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? हमने मान लिया कि ये सेंटर ऑफ वन सेक्शन ऑफ द स्फीयर है। तो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए भाई। फार्मूला नहीं पता होगा सेंट्रल कॉन्क्वाइड में बताएंगे, सेंट्रल कॉन्क्वाइड में डिटेल में बताया गया है ना। लेकिन बस आपको यहाँ पर एक फार्मूला याद कर लीजिए। फार्मूला होता है, देखो भाई, यहाँ फार्मूला क्या होता है? टी इक्वल S1। टी इक्वल क्या होता है? S1। टी इक्वल क्या होता है? S1। टी क्या है? टी क्या है? जो ये पॉइंट लिए हो इस पॉइंट पर इस स्फीयर का टेंजेंट लिखना है। इस पॉइंट पर इस स्फीयर का टेंजेंट, और टेंजेंट लिखना आप लोग को हमने बताया है ना, या आप लोग पढ़े होंगे। टेंजेंट बताया गया है फिलहाल, ठीक है ना। क्या होता है याद है? जैसे मान लीजिए यहीं पे लिख देते हैं। तो टेंजेंट क्या होता है? x इंटू अल्फा, तो अल्फा जो है क्या है? x1, x इंटू x1, y इंटू y1, z इंटू z1 और माइनस क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। ये टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन आप लोग को आना चाहिए, लिखना आना चाहिए कैसे लिखा जाता है। और S1 क्या है? इस पॉइंट पर स्फीयर की वैल्यू, इस पॉइंट पर स्फीयर की वैल्यू, स्फीयर यानी कि सरफेस, कोई भी सरफेस हो सकता है, जरूरी नहीं कि स्फीयर ही हो। यानी कि इस पॉइंट पर सरफेस की क्या होगी? वैल्यू। यहाँ स्फीयर है तो स्फीयर की वैल्यू, तो इस पॉइंट पर स्फीयर की वैल्यू क्या आएगी? रख दीजिए। x की जगह क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए भाई, थोड़ा लिखना आना चाहिए, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना आना चाहिए। जैसे आप लोग जानते होंगे प्लेन ऑफ कांटेक्ट, पोलर प्लेन और टेंजेंट प्लेन, तीनों का इक्वेशन सेम होता है और लिखा ही इस तरह जाता है ना। इसे लिखने का तरीका हमने बताया है। ये क्या होता है? x इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, जेड इंटू, पहले यहाँ माइनस a स्क्वायर कर लो, तो z इंटू जेड माइनस a स्क्वायर। तो एक छोड़िए एक पर लगा दीजिए, एक छोड़िए एक पर, एक छोड़िए एक पर, ये हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन, है ना। ये सब बताया गया है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से a स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये हो गया, ये सेक्शन का ये फार्मूला हो गया। अब कह रहा
किससे पास हो रहा है? थ्रू अ पॉइंट अल्फा बीटा गामा। सिंस दिस इक्वेशन पासेस थ्रू द, या ऐसे लिख सकते हो, विच पासेस थ्रू द, कुछ भी लिख सकते हो, विच पासेस थ्रू द पॉइंट, बोलिए क्या है? अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना? ये किससे पास हो रहा है? अल्फा बीटा गामा से। इसका मतलब कि ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा, है ना? तो क्या होगा? जहां x है वहां अल्फा लिख दो, अल्फा इंटू x1, जहां y है वहां बीटा लिख दो, बीटा इंटू y1, जहां z है वहां गामा लिख दो इंटू z1, इक्वल क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है ना? देयरफॉर बस हो गया, लोकस ऑफ x1 y1 z1 इज क्या होगा? जहां पर x1 y1 z1 है वहां पर क्या लिख देंगे? x y z, तो लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा? अल्फा की जगह पर x1 की जगह पर x, तो क्या होगा? अल्फा x प्लस x1 है, x1 की जगह पर x, बीटा y गामा z, और यहाँ क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना? लोकस का मतलब क्या होता है? जहाँ x1 है वहाँ x, जहाँ y1 है वहाँ y, जहाँ z1 है वहाँ z। ये हो गया। अब इसको आप एक तरफ कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ तक दिखना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड इक्वल 0। बोले ये समझ में आ रहा ना? क्या प्रूव करना था? यही प्रूव करना था। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत छोटा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था थोड़ा सा, ठीक है ना? तो ये प्रूफ हो गया ना? इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर्स ऑफ ऑल सेक्शन कहाँ पर लाई करेगा? इस स्फीयर पर लाई करेगा, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज ए जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ रहा होगा या और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया या ईसीसी हो गया, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है a sphere of constant radius small r passes through the origin O and cuts the axis in capital A, capital B, capital C. Prove that the locus of the foot of the perpendicular from O to the plane ABC is given by this. तो ठीक है ना? तो पहले आप क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे। तो कह रहा है एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है? कांस्टेंट है, और किससे पास कर रहा है? ओरिजिन ओ से पास कर रहा है, और एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को ए बी सी पर रेस्पेक्टिवली कट कर रहा है। तो पहले इतना बना लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है ना? कह रहा है एक स्फीयर है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, और एक्सिस को यानी इसको ए पर कट कर रहा है, इसको बी पर कट कर रहा है, इसको सी पर कट कर रहा है। तो पहले यहां तक बात करते हैं, ठीक है ना? तो पहले बताइए आप लोग, पहले आप लिख लेंगे, लिखना हो तो लिख लीजिएगा एक लाइन। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आर अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा रेस्पेक्टिवली। लिख लेंगे? नहीं लिख लेंगे? जो मैं बोला हूं आप अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, या जो मैं बोला हूं वो लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो पहले बताइए इस 4 पॉइंट से पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है? ये बता चुका हूं। 4 पॉइंट से पास होने वाला, ओ से भी पास कर रहा है, आपको दिखना चाहिए क्योंकि 3 डायमेंशन है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर सोल्यूशन, इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी इज क्या होगा? आपको याद होगा, हमने लिख दिया है, एक लाइन लिख लीजिएगा। ए बी सी का जो कोऑर्डिनेट है, तो क्या आएगा फॉर्मूला? क्या होता है? एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड इक्वल 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? अब देखिए देयरफॉर इट्स रेडियस क्या होगा बताइए? अगर रेडियस पूछे, या पहले सेंटर बताइए क्या होगा? सेंटर कल भी बताया गया था, अल्फा बाई 2
बीटा बाई 2 गामा बाई 2। कैसे आया, आप उससे कंपेयर कर लिए होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल 0 से कंपेयर करके आप सॉल्व कर लिए होंगे। एंड इस रेडियस क्या होगा, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा बताइए, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर बाई 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 4 प्लस गामा स्क्वायर बाई 4 इक्वल क्या होगा आर। दिया हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, दिया हुआ है, कांस्टेंट है, और वो क्या है यहाँ पर लिख देते हैं गिवन, है ना। आर क्या है, वो भी कांस्टेंट रेडियस है। क्या दिया है, कांस्टेंट रेडियस है। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो क्या आएगा यहाँ से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर। ये हो गया। अच्छा, कुछ दिख रहा है हल्का फुल्का, यहाँ देखिए 4r स्क्वायर, ऐसा लग रहा है कि कुछ आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं, प्रूव दैट द, यहाँ तक पढ़ लिया हूँ और यहाँ तक हमने लिख भी दिया है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू द प्लेन ABC। तो पहले आप प्लेन ABC का इक्वेशन निकालो। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC क्या हो जाएगा, ABC प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ये प्लेन आप लोग को पता होगा कि एक्स एक्सिस पर अगर अल्फा डिस्टेंस हो, वाई एक्सिस पर बीटा डिस्टेंस हो और जेड एक्सिस पर गामा डिस्टेंस हो, तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, याद करो क्या होता है, एक्स अपान अल्फा प्लस वाई अपान बीटा प्लस जेड अपान गामा इक्वल 1। वहाँ ए बी सी दिया था, A0 0 0 B 0 0 0 C, है ना। यहाँ अल्फा बीटा गामा मान लिया हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया। अब इतना समझ में आ रहा होगा, इक्वेशन नंबर इसको मान सकते हो आप 2 मान लीजिए। ठीक है ना। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या कह रहा है, लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा बताइए, कोई बताएगा इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, कोई बताएगा इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा। क्यों भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू आई, एक्स आई इंटू 1 बाई अल्फा आई। बात समझ में आ रहा है ना, आप लोग बना सकते हैं भाई, बार बार मैं इसको बताता हूँ। आर डॉट इसको लिख सकते हो n इक्वल क्या होगा 1। यहाँ n क्या है, यहाँ n को लिख सकते हो अगर आप चाहें तो 1 बाई अल्फा आई 1 बाई बीटा जे 1 बाई गामा के, है ना। और r क्या लिख सकते हो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये बन जाएगा इक्वल 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। n का नाम n इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा। इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, ये हो गया। इस ये जो प्लेन है ना, तो इस प्लेन पर ये क्या है, ये क्या है, m मान लेते हैं x1 y1 z1। हाँ, तो लिख लेते हैं, लिख लेते हैं लेट m x1 y1 z1 बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2। मतलब ये है ना, ये फुट ऑफ क्या समझ में आ रहा ना, जैसे कोई प्लेन है, यहाँ जैसे क्या है, कोई प्लेन है और इस कोई प्लेन है ये, और इस पॉइंट O से हमने इस पर क्या किया, क्या किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू द प्लेन ABC, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। तो इस पर, इस पॉइंट O से इस पर क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर दिया। तो यहाँ ये फुट ऑफ ये बन जाएगा, और ये पॉइंट क्या होगा, इस प्लेन पर लाई करेगा नहीं करेगा, O से इस पर क्या करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर देंगे। तो जो पॉइंट M है इस प्लेन पर क्या करेगा, लाई करेगा नहीं करेगा। जब लाई करेगा तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, बोलो, सिंस पॉइंट x1 y1 z1 लाइज ऑन द प्लेन 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा बताइए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। x1 अपान अल्फा प्लस y1 अपान बीटा प्लस z1 अपान गामा इक्वल 1। यहाँ तक आप लोग को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, समझ में आ रहा ना, ये हो गया। अब चलिए, अब एक चीज और बताते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में एक चीज आ रहा है। देखो, पहले बताइए कि इस प्लेन के
नॉर्मल का डायरेक्शनल रेशियो क्या है, एन। ये क्या है, मान लीजिए एन है, ये क्या है, एन वेक्टर है ना। मतलब इस प्लेन, अरे भाई ऐसे मान लो, ऐसे ले लो, चलिए प्लेन है, ये एन वेक्टर हो गया। अब ओ एम, ठीक है ना, मतलब बात समझ में आ रही नहीं है आपको, थोड़ा सा यहाँ 3D है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इतना तो समझिए कि अच्छा बताइए ओ एम क्या है, ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है, कहाँ पर, प्लेन पर। इतना तो क्लियर है ना। ओ एम क्या है, ओ एम क्या है, प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। और एन वेक्टर क्या है, प्लेन पर नॉर्मल है, यानी कि परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। समझ में तो आ रहा होगा ना इतना के लिए। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए। आप लोग ना तो लाइक कर रहे हो, हाँ लाइक कुछ बच्चे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ दोस्त भी कर रहे हैं, लेकिन और लोग भी करें, हाँ, और शेयर भी करें। चलिए, तो इतना समझ में आया नहीं, तो इसका मतलब एन क्या है, प्लेन पर नॉर्मल है, और ओ एम भी क्या है, प्लेन पर नॉर्मल है। इसका मतलब एन और ओ एम आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, सिंस, क्या हो गया हमारा, हाँ, हाथ में लिए हैं, सिंस एन वेक्टर इज पैरेलल टू ओ एम वेक्टर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो तो एन वेक्टर इक्वल क्या होता है, के टाइम्स लिख सकते हो इनटू ओ एम वेक्टर, है ना। और एन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1/अल्फा आई लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, है ना, या 1/अल्फा आई प्लस 1/बीटा जे प्लस 1/गामा के, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओएम का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x1 माइनस 0 y1 माइनस 0 z1 माइनस 0, यानी कि x1 y1 z1, या x1 माइनस 0 y1 माइनस 0 z1 माइनस 0, माइनस 0 करेंगे तो वही आएगा। तो x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, आप लोग को पता होगा x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का जो डायरेक्शन रेशियो होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, बोलो x1, तो ये लिख सकते हैं x1 कामा y1 कामा z1। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप कंपेयर कर सकते हैं, जब कंपेयर करेंगे तो 1/अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, के x1, और 1/बीटा, या आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1/kx1, 1/kx1, और 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी, के y1। कंपेयर कर लो ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो कि यहाँ, और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 1/ky1 हो जाएगा, और 1/गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/गामा क्या हो जाएगा, kz1। यहाँ से क्या, यहाँ से अल्फा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/गामा, इधर चला गया, इधर 1/ क्या हो जाएगा, kz1। यहाँ तक तो समझ में आप लोग को आ रहा होगा। इसको आप मान सकते हो, या छोड़ो इसका, हाँ लिख देते हैं ये 3 हो गया, इसको लिख देते हैं 4। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम दो जगह यहाँ पर पुट करेंगे तभी ये बनेगा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इस इक्वेशन 4 का जो हम यूज कर रहे हैं 1 में भी यूज करेंगे और 3 में भी यूज करेंगे। तो क्या लिख देंगे, लिख दें हम, इसको रफ कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो लिख देंगे यूजिंग, आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, लैंग्वेज अपना अपना है, कोई भी लिख सकते हो। यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी हैव, बोले क्या बनेगा, ये नहीं 2 नहीं, सॉरी 1 पर। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये, तो ये क्या आएगा 1 अगर अल्फा की वैल्यू रखें तो क्या आएगा 1/k², 1/x1², 1/y1², 1/z1² इक्वल हो जाएगा 4r²। बोलो भाई, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पर रख दिया हूँ 1 में। और देखिए देखिए, इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
1 बाई, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 4 को यूज करना हो तो अल्फा की वैल्यू ये है, और 1 बाई अल्फा की वैल्यू क्या होगी, kx1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एंड, क्या लिख दें, एंड लिख देते हैं यहाँ पर 1 बाई अल्फा kx1, यहाँ हो जाएगा बेटा kx1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पहले बताइए यहाँ क्या रख दिया, 1 बाई अल्फा की जगह पर क्या रख दिया हूँ, kx1, जो 1 बाई अल्फा इंटू x1, और 1 बाई अल्फा की जगह पर kx1 तो k इंटू x1 स्क्वायर, फिर क्या आएगा k इंटू y1 स्क्वायर, फिर क्या आएगा k इंटू z1 स्क्वायर। ये समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आइए बात करते हैं, इतना हो गया, बस हो गया, खत्म, प्रूफ हो गया। अब आइए ये यहाँ से 1 बाई के की वैल्यू क्या आएगी, हमें प्रूफ करना है। हाँ, यहाँ से देयरफॉर 1 बाई के क्या आएगा, 1 बाई के इक्वल आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। इसको मान लेते हैं, अगर 4 नहीं माना गया तो 4 मान लेते हैं, पुटिंग इन या पुट इन इक्वेशन 4, तो क्या होगा, v है क्या बन जाएगा बताइए, 1 बाई के की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर कर दें, 1 बाई के की वैल्यू ये है, 1 बाई के स्क्वायर मतलब 1 बाई के का होल स्क्वायर, तो ये आएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे भाई 1 बाई के स्क्वायर क्या ले सकते हैं, 1 बाई के का होल स्क्वायर, तो 1 बाई के ये है, और 1 बाई के का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, इनटू लिख सकते हैं 1 बाई x1 स्क्वायर 1 बाई y1 स्क्वायर 1 बाई z1 स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बेटा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी किसी भी दोस्त को या किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अब ये हो बस हो गया, हमें क्या निकालना था, लोकस ऑफ थीटा परपेंडिकुलर, देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 इज क्या हो जाएगा, जहां पर x1 y1 z1 है वहां पर x y z लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 2, और यहाँ x पावर क्या हो जाएगा -2, y पावर क्या होगा -2, z पावर क्या होगा -2 इक्वल 4r स्क्वायर। क्या सभी लोग को समझ में आ रहा है? अगर मेरा शुरू से क्लास देखेंगे और थोड़ा बहुत स्क्वायर के बारे में जानते होंगे तो पक्का है ये समझ में आ जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हमें यही प्रूफ करना था। बोलो सभी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके आप लोग हमें बताइएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है सो दैट द सर्किल्स यानी कि ये सर्किल और ये सर्किल प्रूफ करना है, ये दोनों सर्किल लाई कर रही है ऑन द सेम स्फीयर, मतलब ये दोनों सर्किल कहां पर लाई कर रहा है, सेम स्फीयर पर लाई कर रहा है, तो ये प्रूफ करना है। एंड फाइंड इट्स इक्वेशन, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही आसान है, तो है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें पहली बात तो ये प्रूफ करना है कि ये वाली सर्किल और ये वाली सर्किल, भाई ये स्फीयर का इक्वेशन है, ये प्लेन का इक्वेशन है। याद करिए, अगर ये स्फीयर है और एक प्लेन से कट कर देंगे तो एक क्या मिलेगी, सर्किल मिलेगी, है ना। स्फीयर और प्लेन को एक साथ रख देते हैं तो क्या बताती है, सर्किल को बताती है। हमें बताना है कि ये दोनों सर्किल सेम स्फीयर पर लाई करती है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले ये प्रूफ करते हैं फिर उसके बाद इसको इक्वेशन लाते हैं। तो ये प्रूफ, सोल्यूशन लिख देते हैं, है ना। ये तो गिवन सर्किल्स आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2z इक्वल 0, ये हो गया। और x माइनस वाई प्लस जेड, या ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, x माइनस वाई, एक सर्किल ये है, सर्किल है ना, ये क्या है, सर्कल, ठीक है। अच्छा, एंड दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3y प्लस जेड माइनस 5 इक्वल 0, और 2x माइनस वाई प्लस 4z माइनस 1 इक्वल 0, एक सर्किल ये है। तो क्या करेंगे, पहले समझ लीजिए। हम देखिए पहले बात तो इस सर्किल से पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन लिख लीजिए, और इस वाली सर्किल से पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन लिख लीजिए। और दोनों स्फीयर क्या है, अगर सेम है तो क्या करेंगे, कंपेयर कर लीजिए,
कंपेयर करके हम प्रूव कर देंगे कि दोनों सर्किल कहाँ लाई कर रही, स्फीयर पर लाई कर रही। तो पहले हम जानते हैं, अगर s इक्वल 0 दिया हो एंड p इक्वल 0 दिया हो तो क्या बताती है सर्किल, और इस सर्किल से पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है, s प्लस लेमडा p इक्वल 0 होता है। आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो चलिए, ठीक है ना। चलिए, अब ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर passes through the सर्कल 1, है ना। इज, बोलिए क्या हो जाएगा, s प्लस लेमडा पी इक्वल 0, यानी कि क्या लिखेंगे, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2z प्लस लेमडा टाइम्स x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल 0। एस प्लस, ये एस है ना, ये क्या है, पी है। एस प्लस लेमडा पी इक्वल क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स, फिर माइनस प्लस -1 माइनस लेमडा वाई प्लस 2 प्लस लेमडा जेड माइनस 2 लेमडा। कहीं देख लीजिए, गलत हो तो बताइएगा। इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पहले बताइए। ये आ रहा होगा, क्या किया, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स को एक साथ कर लिया, वाई को एक साथ कर लिया, जेड को एक साथ कर लिया और कांस्टेंट टर्म को अलग लिख लिया। इतना तो समझ में आ रहा होगा, है ना। एक और लिख देते हैं, एंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर passes through सर्कल 2 इज s प्लस लेमडा p इक्वल 0। तो क्या होगा, इसका ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3y प्लस जेड माइनस 5 प्लस म्यू टाइम्स क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 4z माइनस 1 इक्वल 0। यहां तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, फिर थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ इसको आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 म्यू एक्स प्लस -3 माइनस म्यू वाई प्लस 1 प्लस 4 म्यू जेड माइनस 5 और माइनस म्यू इक्वल 0। ये समझ में आ रहा होगा। इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लेते हैं और इक्वेशन नंबर 4। पहले बताइए, यहां तक समझ में आया नहीं आया, कोई प्रॉब्लम किसी को, यहां तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पहले बताइए, ठीक है ना। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो, अगर यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए सर्किल, इफ द सर्किल लाइज ऑन द सेम स्फीयर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर सर्किल, ये दोनों सर्किल सेम स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये वाली स्फीयर अगर सेम है तो इसका मतलब क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे। कंपेयर करेंगे नहीं करेंगे, बताओ। तो क्या लिखते हैं, बताइए, इफ द, बोलो, अगर दोनों सर्किल अगर सेम स्फीयर पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये दोनों स्फीयर सेम होगा ना। अगर ये वाली सर्किल ये स्फीयर है और ये वाली सर्किल ये स्फीयर है और सेम स्फीयर पर लाई कर रहा होगा तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो इफ द गिवन, देखिए थोड़ा समझो, अभी समझा देते हैं, पूरा समझ में आएगा। इफ द गिवन सर्किल लाइज ऑन द सेम स्फीयर, so comparing between इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 एंड 4, बात को समझिए, अभी बताता हूं। वी हैव
परेशान ना होइए। यहाँ पर वी हैव क्या हो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है लेमडा, और यहाँ पर एक्स का क्या है 1 + 2 म्यू, तो लेमडा इक्वल क्या आएगा 1 + 2 म्यू। फिर वाई का कोफिशिएंट क्या है -1 माइनस लेमडा इक्वल क्या हो जाएगा -3 - म्यू, ठीक है ना। और जेड का कोफिशिएंट क्या है 2 + लेमडा, और यहाँ पर क्या है 1 + 4 म्यू, ठीक है ना। और कांस्टेंट टर्म क्या है -2 लेमडा इक्वल क्या हो -5 - म्यू। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। अब देखो समझो बात को, यहाँ क्या करेंगे, किन्हीं भी दो इक्वेशन से आप लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालो, किन्हीं भी दो इक्वेशन से लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालो, और अदर जो 2 इक्वेशन है अगर वो लेमडा म्यू अगर सेटिस्फाइड कर दिया तो 100% क्या हो गया, गिवन सर्किल लाई ऑन द सेम स्फीयर। क्लियर है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं किन्हीं भी दो इक्वेशन से आप लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालो, और जो बचा है दो इक्वेशन उसमें रखो, अगर सेटिस्फाइड करती है तो पक्का है कि गिवन सर्किल क्या होगा, सेम स्फीयर पर लाई करेगा। बोलिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इतना क्लियर है सब लोग को। आइए चेक करते हैं, तो पहले लेमडा और म्यू निकाल लिया जाए। तो सॉल्विंग इक्वेशन 5 और 6, तो सॉल्व करने के लिए इसको ऐड कर दो, तो इसको ऐड कर दें, या लेमडा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, जैसा भी करना हो। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा -1, और लेमडा कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा -2 हो जाएगा, और प्लस म्यू हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर जाएगा तो म्यू की वैल्यू क्या होगी 1, और म्यू की वैल्यू 1 है तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी 3, लेमडा की वैल्यू क्या आएगी 3, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये हो गया। अब लेमडा म्यू और लेमडा की वैल्यू इसमें रख के देख लो, एक बार चेक कर लो। इसमें लेमडा की वैल्यू 2 + 3 इक्वल क्या 1 + 4 इंटू म्यू की वैल्यू क्या 1, तो क्या आएगा 5 यहाँ रख के देख लीजिए, और -6 हो जाएगा, ये क्या होगा -6 हो जाएगा। यानी क्या हुआ, आप लिख सकते हैं, आप मैं लिखूंगा नहीं, आप लिख सकते हो सिंस वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू सेटिस्फाइड द अदर 2 इक्वेशन 7 and 8, है ना। पहले लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 5 and 6, वी गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू, मिल जाएगा। फिर उसके बाद सिंस वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू सेटिस्फाइड द इक्वेशन 7 and 8, hence it follows that given circle lie on the same sphere। इतना लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, इतना आप लिख लीजिएगा, गिवन सर्किल लाई ऑन द सेम स्फीयर। आप देखिए, अब लेमडा और म्यू की वैल्यू चाहे जिसमें रख दो, क्योंकि अब सेम स्फीयर है, चाहे इसमें रखो और चाहे इसमें रखो, लेमडा की वैल्यू इसमें रख दीजिए और म्यू की वैल्यू इसमें रख दीजिए, पक्का है दोनों इक्वेशन क्या आएगा, सेम आएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन 3 और पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 4, तो देयरफॉर इस इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, रख दीजिए क्या आएगा x² + y² + z², और लेमडा की वैल्यू क्या है 1, लेमडा रख रहा हूं तो 3x, और यहाँ 3 रखें -3 -4 हो जाएगा y, और यहाँ क्या होगा +5z और -6। आप सोचो अरे सर अगर इसमें रखेंगे तो, अरे इसमें रख दीजिए वही आएगा, देख लीजिए म्यू की वैल्यू 1 रखो, जब यहाँ 1 रखेंगे म्यू की वैल्यू तो क्या आएगा 1 + 2 3 हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 1 रखो -4 हो जाएगा, और म्यू की वैल्यू 1 रखो 5 हो जाएगा, और म्यू की वैल्यू 1 रखो -6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, इस पेयर की इक्वेशन को बता रहा है। आगे कुछ कहा नहीं है, अगर कहता कि सेंटर निकालो और रेडियस निकालो तो हम कंपेयर करके निकाल लेते। बोलो बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी भी को अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमको बताइए, तो हम उसको फिर से समझाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर पढ़ते हैं। 9 क्या कह रहा है, सो दैट द सेंटर्स, क्या कह रहा है, सो दैट द सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स, so that the center of spheres which cut both the spheres x² + y² + z² + 2u1x + d = 0, x² + y² + z² + 2u2x + d = 0 in a great circle lie on the plane x + u1 + u2 = 0। यहां तक समझ में आ रहा ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें दिखाना है कि एक ऐसी स्फीयर, ऐसी सारी स्फीयर, ऐसे सभी स्फीयर जो इन दोनों स्फीयर को क्या कर रही है, ग्रेट सर्किल पर कट कर रही है, तो उनके जो सेंटर का लोकस है वो क्या होगा, ये हो जाएगा।
बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए बताइए सब लोग। ऐसे सारी स्फीयर, ऐसे सभी स्फीयर, बहुत सारी स्फीयर क्या करती है, इस वाली स्फीयर को और इस वाली स्फीयर को क्या करती है, ग्रेट सर्किल पर क्या कर रही है, कट कर रही है। ग्रेट सर्किल पर कट कर रही है, तो हमें पता करना है कि उन सारी स्फीयर का जो सेंटर है इस वाले प्लेन पर लाई करेगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस इतना समझ में आ गया तो कुछ नहीं करना है। ग्रेट सर्किल क्या होता है आप लोग को पता है ना, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, और मान लीजिए कोई प्लेन से कट करो, बात को समझो, कोई स्फीयर है, प्लेन से कट करो तो एक सर्किल मिलेगी, एक क्या मिलेगी, सर्किल मिलेगी। अगर प्लेन को स्फीयर के सेंटर से पास करा दो, स्फीयर के सेंटर से यानी कि डायमीटर सेंटर से पास करा दो, जब सेंटर से पास करोगे तो सर्किल जो बनेगी वो ग्रेट सर्किल होगा, यानी कि तो सर्किल का जो सेंटर और रेडियस है वो स्फीयर के सेंटर और रेडियस के इक्वल हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? अगर ग्रेट सर्किल है तो प्लेन कहां से पास होगी, सेंटर से पास होगी, तो जो मिलेगी सबसे बड़ी सर्किल मिलेगी, सबसे बड़ी सर्किल का सेंटर और रेडियस और स्फीयर का सेंटर और रेडियस दोनों क्या हो जाएगा, सेम। बात समझ ना, यानी कि उसका सेंटर चाहे सर्किल का बोलो चाहे स्फीयर का बोलो वो कहां पर लाई कर रहा होगा, प्लेन पर, यानी कि सर्किल का सेंटर प्लेन पर लाई करने लगेगा, पक्का है। बात समझ पा रहे हैं ना सब लोग? कोई दिक्कत कमेंट करिए। चलिए आइए बात करते हैं सोल्यूशन। तो मान लेते हैं इक्वेशन, आप इस पे हम मान लें अपने से, या पहले गिवन स्पेयर मान लेते हैं, है ना, केवल गिवन स्पेयर लिख लीजिए। गिवन स्पेयर क्या है, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस
A sphere passes through the circle s square plus y square equal a square comma z equal 0. Prove that the locus of the extremities of its diameter parallel to the x-axis is the rectangular hyperbola s square minus z square equal a square. ठीक है ना ये। तो यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो यहां क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि एक स्फीयर जो इस सर्किल से पास हो रहा है, पहले जितना कहे उतना करो, फिर उसके बाद हम डायग्राम बनाते हैं। तो आइए सॉल्यूशन पर इसकी बात करते हैं। क्या है, गिवन सर्किल इज क्या है, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, और यहाँ क्या है, जेड इक्वल 0। पहले एक चीज आपको समझना है, ये जानते हो क्या है, अगर 3 डायमेंशन में कहें तो 3 डायमेंशन में ये सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन है। यानी कि सर्कल है, ए रेडियस का सर्किल बना लो, और सर्किल पर सर्किल रखते चले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, 3 डायमेंशन में सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन है। 2 डायमेंशन में सर्किल का इक्वेशन है ये, लेकिन 3 डायमेंशन अगर कोई पूछे ये 3 डायमेंशन में क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, सर्कुलर सिलेंडर। ये क्या है, सर्कुलर सिलेंडर है। सर्किल पर सर्किल रखते जाओ, बन जाएगा। और z इक्वल 0 एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन से जब कट करेंगे तो जो सेक्शन मिलेगा वो सर्किल मिलेगा। ये सिलेंडर है और एक्स वाई प्लेन से क्या करेंगे, कट करेंगे, तो जो सेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, सर्कल होगा। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये कहने मतलब ये, इसका मीनिंग समझा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। ये क्या है, सर्कल है। अब देखिए, लेकिन हम 3D पढ़ रहे हैं, तो 3D में सर्किल कैसे मिलता है, 3D में सर्किल एक स्फीयर हो और एक प्लेन हो, अगर स्फीयर को प्लेन से कट कर देंगे तो एक सर्किल मिल जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, जेड इक्वल 0। क्यों, जेड की वैल्यू 0 रख दीजिए, फिर वही आ गया। तो लेकिन हमारा काम और बढ़िया से बन गया। क्या हुआ, ये स्फीयर हो गई, ये प्लेन हो गया, और स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, सर्कल। तो इस सर्किल से पास होने वाला एक स्फीयर पासेस थ्रू द सर्किल दिस, तो इक्वेशन आप स्फीयर लिख देंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासेस थ्रू सर्कल 1, तो क्या आ जाएगा बताओगे, सर्कल 1 से पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा, s प्लस लेमडा पी इक्वल 0, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये s हो गया। और ध्यान देना, हमें अगर ऐसे लिख दे रहा हूं -2 लेमडा जेड इक्वल 0, अब आप लोग सोच रहे सर आप तो हमेशा ये बताए थे s प्लस लेमडा पी इक्वल 0। एक्चुअली जानते हो, इसलिए बताने जा रहा हूँ कि थोड़ा सा इसका जो सेंटर है थोड़ा बढ़िया पॉजिटिव वैल्यू आए, मतलब अच्छी वैल्यू आए, इसलिए -2 लेमडा। क्योंकि कोई भी कांस्टेंट लगा देते हैं, लेमडा जहाँ कुछ भी आप लिख सकते हो, -2 लेमडा, -4 लेमडा, +3 लेमडा, प्लस लेमडा बाई 2, अब अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज। अगर आप चाहो तो आप घर पर जाके s प्लस लेमडा पी भी करना, देखो आंसर ना आए तो बताना, आंसर इससे भी आएगा, इससे बताएंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा। कहोगे कमेंट करो तो हम इससे भी बता देंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा, मैं क्यों -2 लेमडा ले रहा हूं, अभी पता चल जाएगा। चलिए इसको ले सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2 लेमडा जेड माइनस ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब यहां इसका सेंटर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट्स सेंटर क्या हो जाएगा, 0 0 लेमडा। कंपेयर कर लेंगे ना, तो यहाँ x नहीं है, y नहीं है, तो u1 u2 2ux 2vy 2wz कंपेयर करो, तो 2w की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2w की वैल्यू क्या है, -2 लेमडा, और 2u की वैल्यू क्या है, 0, और 2v की वैल्यू क्या है, 0। तो 2w इक्वल -2 लेमडा, तो w इक्वल क्या आएगा, -, और सेंटर क्या होता है, -u -v -w, और u0 v0 0 0, और w की वैल्यू माइनस लेमडा, तो माइनस क्या कर देंगे, प्लस लेमडा। इसलिए हम जानबूझ के हम इस तरह बनाना चाहें कि आप लोग को डायग्राम जब बनाओ तो आपको दिखे कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है डायग्राम में, ठीक है ना। अदरवाइज आप कोई भी तरीके से करेंगे आंसर आएगा, ठीक है ना। ये हो गया। एंड रेडियस क्या हो जाएगा इसका, एंड रेडियस
अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, तो ये क्या आएगा 0 0, तो क्या आएगा लेमडा स्क्वायर माइनस डी ना, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, और डी की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होगा प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आइए चलिए थोड़ा डायग्राम बना दें तो और समझ में आ जाए आपको, ठीक है। एक्स वाई जेड, ठीक है ना, ठीक है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ, थोड़ा समझिए, प्रूव दैट द लोकस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स डायमीटर, इस स्फीयर के डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज का लोकस और पैरेलल टू क्या है एक्स एक्सिस इस द क्या होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझो बात को, अभी समझाता हूं, देखो ये स्फीयर ले लिए। अब बताइए स्फीयर का सेंटर क्या है, बोलो 0 0 लेमडा, तो क्या आएगा सेंटर, आपको समझ पा रहे हैं ना सब लोग, क्या होगा जो मतलब यहां से यहां तक की जो वैल्यू है तो क्या है लेमडा है ना। इसका कोएफिशिएंट क्या है सी, इसको क्या मानते हैं सी, सेंटर ये क्या है 0 0 लेमडा, इसीलिए जानबूझ के मैंने लिया है, नहीं तो यहाँ पर जेड बनाना पड़ता, जेड डैश, तो आता है आंसर सेम, लेकिन थोड़ा सा ये देखने से थोड़ा अच्छा लगता है। या इसको जेड डैश कह देते, इसको जेड कह देते, भाई अपना डायग्राम बनाना। हम कई बार कहते हैं सब लोगों को, जैसे कोई कहीं पर खेल हो रहा हो या कोई मदारी अपना कर्तव्य दिखा रहा हो अपना जो भी, हाँ, तो आपको आप कहाँ खड़े होंगे, आप वहीं पर खड़े होंगे जहाँ पर क्या हो सब कुछ दिखाई दे रहा हो, है ना। तो इसलिए हम डायग्राम को इस तरह बनाते हैं कि आपको डायग्राम दिखे। अब आइए, और डायमीटर क्या बोलो, लोकस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स डायमीटर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल डायमीटर है, ये डायमीटर क्या है एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहां ध्यान दीजिए, तो ये क्या होगा अगर मैं पूछूं ए, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं ए डैश, तो यहां इसका रेडियस क्या है, ये क्या है रेडियस, अगर हम पूछे तो अब थोड़ा समझिए बात को। ये अगर मान लीजिए यहाँ स्फीयर ले लिए, ये क्या है स्फीयर ले लिए, ये क्या है जेड एक्सिस है, ये क्या है जेड एक्सिस पर क्या ले लिए स्फीयर ले लिए, और स्फीयर क्या है ये एक्स एक्सिस मान लो, ये क्या है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल डायमीटर ये बन गया डायमीटर ऐसे, है ना। तो कोई एक पॉजिटिव होगा, कोई अगर इसको पॉजिटिव मान लिया तो ये क्या होगा निगेटिव हो गया, इसको पॉजिटिव मान लिया तो ये निगेटिव हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अगर ये क्या मान लीजिए ये डायमीटर है, ये क्या है स्फीयर है, स्फीयर का जो डायमीटर है वो क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर एक्स एक्सिस को यहाँ पॉजिटिव मान लिए हो तो इधर वाला क्या होगा पॉजिटिव और इधर वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब आर डायमीटर है ना, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। थोड़ा समझा रहा हूं, अगर नहीं समझ में तो बताइएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, ये आर है ना, तो क्या होगा लेमडा स्क्वायर, यह ए क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वाई क्या होगा 0 और जेड क्या होगा लेमडा। इसका देखो ए डैश का क्या आएगा माइनस अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 0 यहाँ लेमडा। तो जो जेड एक्सिस पर देखिए ध्यान देना, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये क्या है स्फीयर है, ये क्या है स्फीयर, जेड एक्सिस पर क्या है स्फीयर, कैसे ही बना लो यार, बना लिए, इसका डायमीटर ये हो गया है ना, तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये एक्स एक्सिस है, अगर इधर पॉजिटिव मान लिए तो ये पॉजिटिव हो गया, और जो जेड है जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी सेम होगा यहाँ पर भी सेम होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि आप यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं है। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, नहीं है तो ठीक है ना। मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ये हो गया। तो क्या लिख सकते हो देयरफॉर, क्या लिख सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ ए एक्सट्रीमिटीज ए एंड ए डैश ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर ए सी ए डैश, हाँ ए सी ए डैश, और क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, आप लिख सकते हैं चाहे तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
हाँ, या लिख सकते हैं ए आप डायमीटर ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं है। 0 लेमडा एंड ए डैश क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कामा 0 इक्वल लेमडा। यहाँ तक ये इक्वल कामा 0 कामा लेमडा, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो जाएगा। या आप इसको अगर एक साथ करना हो, एक साथ क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 0 कामा लेमडा, ऐसे भी लिख सकते हो। कोई भी चीज, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे इतना। यहाँ तो मुझे लगता है आपको बस मेरा क्या है, मेरा जो ध्येय है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो ना। लिखना तो अलग बात है, क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यानी कि जो एक्स ये क्या है, एक्स एक्सिस के पहले अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस मान लिए और यहाँ क्या है स्फीयर जेड एक्सिस पर है तो सेंटर, और इसका एक्स एक्सिस के पैरेलल डायमीटर है, तो इतना तो पता है कि जो जेड कोऑर्डिनेट होगा यहाँ के लिए भी सेम होगा और यहाँ के लिए भी सेम होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है वहां पर 0 होगा, और एक्स क्या होगा, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इतना क्लियर है आप लोग को, यहाँ समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताइए, आ रहा है। चलो तो आप लिख सकते हो देयरफॉर, अब इसी का लोकस निकालना है ना, ये ए डैश, तो क्या देयरफॉर क्या है, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या है जेड कोऑर्डिनेट है, तो एक्स इक्वल क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई इक्वल 0 और जेड इक्वल लेमडा। स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस स्क्वायर इक्वल क्या होगा, लेमडा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर प्लस लेंगे तो भी प्लस रहेगा, नेगेटिव लेंगे तो भी प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पर। अब यहाँ से देखिए ये जेड की वैल्यू क्या है लेमडा, तो यहाँ पर लेमडा की जगह पर जेड लिख दो, तो क्या आएगा, यूजिंग 1 2 3 लिख सकते हो, अपना समझना, कुछ भी इक्वेशन लिख दीजिए और लेमडा की जगह पर जेड लिख दीजिए, तो एस स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा, तो एस स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ क्या है y इक्वल 0 और यहाँ क्या है y इक्वल 0। क्या प्रूव करना है बताओ, एस स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर वाई 0। बोल भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए कि हमें सर ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, या जो भी पॉइंट कह रहे होंगे हम उस पॉइंट को फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।